प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर। आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, हमारे बीच हमारे साथ जितने नए मेहमान होंगे एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे जो बेहतरीन क्वालिटी वाले होंगे। प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड को टारगेट करके यानी आप सबके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न सीधे यहीं से टकराने वाले हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे काव्य खंड का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कड़बक, जो जिसके राइटर कौन है बोलो? मलिक मोहम्मद जायसी। तो प्यारे साथियों, आप सबको दिख रहा होगा, देख रहे हैं काव्य खंड का पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, पाठ एक, मलिक मोहम्मद जायसी की जीवनी एवं रचनाएं। और जो पहला चैप्टर है वो है कड़बक। कड़बक आप सब लोग बहुत बहुत अच्छा पद है, आप सब लोग जानते होंगे, दो पद है, उसको भी मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग को क्या सीखना है? मलिक मोहम्मद जायसी की जीवनी एवं रचनाएं के बारे में सीखना है। आप सबको बिल्कुल आसान भाषा में मैं याद करा दूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, लगातार पूछेगा भी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, और रचना तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं, आप सभी को सिखाते हैं कैसे आप सबको याद करना है। तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, देखिएगा आपके सामने दिख रहे होंगे जायसी साहब, जायसी साहब दिख रहे होंगे। देखिए अपने जो है मलिक मोहम्मद जायसी साहब है। ये आप सब लोग ना फोटो में ही दिख रहे होंगे। इनकी जो बाई आंख है और बायां कान जो है ना, वो थोड़ा से डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब का मतलब एक आंख इनकी, मतलब बाई आंख जो है नहीं है, मतलब जो है जैसे होता नहीं, जब वो आंखों से ना दिखे तो इंसान कहते हैं ना अंधा हो गया, मतलब एक आंख और एक कान, ये जो है इनके नहीं। और चेहरे पर भी दाग है, चेहरे पर भी, जैसे आप सब लोग जानते हैं ना, ये हम लोग गांव की भाषा में छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं, चिकन पॉक्स जो कहते नहीं हो, चेचक जो हो जाता है। तो जब सही होता है, देखो दाग अगर बहुत भयंकर वाला दाना अगर पड़ा रहता है तो दाग बड़े बड़े पड़ जाते हैं ना, काले काले ऐसे से धब्बे धब्बे को, और कोई कोई ऐसे होते हैं ना, गड्ढे छोटे छोटे हो जाते हैं। तो उसी तरीके से चेचक होने की वजह से इनका चेहरा भी पूरा कुरूप हो गया था। इनका चेहरा भी कुरूप हो गया था, पूरा दाग दाग दाग, दाने दाने जो है, गड्ढे गड्ढे छोटे छोटे। और एक बाई आंख और बायां कान भी जो है डिस्टर्ब था। तो अब सोचो एकदम कुरूप चेहरा, लेकिन चेहरा कुरूप था लेकिन व्यक्तित्व कुरूप नहीं था। प्यारे साथियों, आप सब लोग को मैं इनकी बातें और इनके द्वारा रचित कहानी, इनके द्वारा रचित कृतियां, इनके द्वारा महान व्यक्तित्व जो रचे हैं अपने जीवन में, वो आप सबको मैं इस वीडियो में सिखाने बताने वाला हूं। प्यारे साथियों, इनके चैप्टर से बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, इनके चैप्टर से आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलने वाला है। आप सब लोग देखोगे, बोलोगे गुरुजी क्या बात है। तो आप सब लोग बिल्कुल बिना स्किप किए वीडियो जरूर देखना। ऐसा सेशन मुझे नहीं लगता कि आप सबको जल्दी देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, जन्म 15वीं सदी उत्तरार्ध में लगभग अनुमानता इनका जो जन्म माना जाता है दोस्त, वो 1492 माना जाता है। कितना? 1492 माना जाता है, ठीक है। और मृत्यु जो मानी जाती है, आप सब लोग ध्यान देना, अनुमानतः 1548। यानी आप ये कह सकते हो दोस्त, आप ये कह सकते हो 1492 से 1548, ठीक है ना। 1548 अनुमानतः दोनों है, आप इस बात को ध्यान देना। इसका थोड़ा से फैक्ट अगर आगे पीछे होगा, इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि किताब में आपके सामने सामने लिखा है अनुमानतः। अनुमानतः मतलब अनुमान लगाया गया है। निवास स्थान जो है जायस, जायस में जो है ध्यान देना एक कब्र है, ठीक है ना। जायस में कब्र कहां पे भाई? अमेठी। कहां पे? अमेठी। आप सब लोग ध्यान देना, उस जगह का नाम है। आप सब लोग ध्यान देना, उत्तर प्रदेश। कहां? उत्तर प्रदेश में। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में अमेठी एक जिला है। आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 75 जिले हैं। क्या? टोटल जो है 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। जिसमें से 75वां जिला जो है, 75वां जिला जो है क्या है? सबसे लास्ट का जिला जो है अमेठी है। सबसे लास्ट, यानी सबसे लास्ट में जो है अमेठी जो है 75वां जिला बना हुआ है। उसी अमेठी में एक जगह का नाम है जायस, उसी जायस में जो है इनका निवास स्थान है। प्यारे साथियों, आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे।
अगर बात किया जाए पिता की, तो पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, यानी इनका और नाम क्या माना जाता है और क्या जाना जाता है, उसी का नाम है, मतलब यही मलिक शेख ममरेज का ही नाम है मलिक राजे अशरफ। प्यारे साथियों, आप सबको ऑप्शन में ज्यादा उम्मीद होता है यही मिलता है, अगर दोनों याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना, क्या दिक्कत है। गुरु का नाम, दो गुरु सूफी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये दो आप ध्यान देना, ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे। इनकी वृत्ति क्या थी, वृत्ति का मतलब इनकी कार्य शैली, आप सब लोग ध्यान देना, जैसे हम लोग के जीवन में कार्य होता है, हम लोग की जीवन शैली कैसी चल रही है, कार्य के शैली कैसी चल रही है, वैसे इनकी जीवन शैली, इनकी कार्य शैली क्या थी। आरंभ में जायस में रहते हुए इन्होंने क्या की थी, किसानी। जैसे प्यारे साथियों, हम लोग किसान थे, ठीक है, आज भी किसान हैं, हम लोग के जो है घर वाले आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम लोग भी जाते खेती बाड़ी करते हैं, मतलब किसान, क्या किसान। जैसे हमें नहीं लगता कि आप सब लोग किसान से परिचित नहीं होंगे, किसान से बहुत अच्छे से परिचित हो गए। तो ये प्रारंभ में क्या किए जीवन में, ये किसानी किए, फिर बाद में क्या किए, शेष जीवन में, मतलब किसानी किए प्रारंभ में स्टार्टिंग में, फिर बाकी शेष जीवन में इन्होंने फकीरी, ये फकीर थे क्या, बाद फिर क्या हो गए, फकीर हो गए, बाद में फकीरी भी किए, फकीर भी थे। फिर बचपन में क्या हो गए भाई, बचपन में ही ध्यान देना, ये अनाथ भी हो गए थे। बचपन में क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे, बचपन में ही अनाथ। अनाथ का मतलब इनके पिताजी नहीं रहे, इनका बचपना ही था, और जो है इनके पिताजी बिल्कुल जो है एक्सपायर कर गए थे, यानी ये अनाथ हो गए। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता, यानी जो है इस साधु और फकीर के साथ रहते रहते जो है इन्होंने जो है सत्संग में जो है अपने आप को लीन कर दिया, यानी जो है साधुओं के वेश में, फकीर के वेश में ये जो है भिक्षा वगैरह भी मांगने लगे, और ये अपना पूरा जीवन सत्संग में और फकीरी में निकाला है। तो प्यारे साथियों, इनके जीवन में देखिए, ये स्टार्टिंग से इनका जीवन अभी थोड़ी देर के लिए अगर सोचो तो क्या हुआ होगा, इनका जन्म हुआ स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद इनके पिताजी का जो है निधन हो गया होगा, इनके जब बचपन ही रहा होगा तो। अब जब तक थोड़ा से समझदारी बहुत ओवर नहीं हो जाती, तो थोड़ा से क्या है, डर से, भय से, लोक लाज से खेती बाड़ी अपना किए होंगे, लेकिन थोड़ा से जब समझदारी आई होगी, थोड़ा से और सब समझदारी आई होगी, इनको लगा होगा कि यार सब मोह माया है, सब मोह माया है, और जो है ये इनको जो है सत्संग में इनकी रुचि बढ़ी होगी, और ये फकीर साधु संतों के साथ जब गए होंगे तो इनको उसमें ज़्यादा आनंद आया होगा, और अंत में जो है इनका पूरा जीवन जो है भटकते हुए बचपन से, बचपन मतलब ध्यान है भटकते हुए बचपन बीता, मतलब पूरा इनका जीवन जो है ऐसे जो है ध्यान देना प्यारे साथियों, इनका जो है फकीरी और संत में ही निकल गया। फिर बात किया जाए व्यक्तित्व इनका कैसा था, प्यारे साथियों अभी अभी हम आपको बताए थे व्यक्तित्व इनका चेचक के कारण रूपहीन, मतलब इनका चेहरा रूपहीन का मतलब कुरूप, इनका कुरूप मतलब बुरा चेहरा। लेकिन प्यारे साथियों, यहाँ पर कुरूप और बुरा चेहरा बोलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए रूपहीन लिखा गया है। तो रूपहीन का मतलब चेचक के कारण, मतलब चेचक के कारण इनका चेहरा जो है कैसा था, रूपहीन था। आप सब लोग बात समझ रहे होंगे, कैसा चेहरा था, रूपहीन था। और बाईं आंख और कान से वंचित थे, अभी अभी मैं आपको बताया था, बाईं आंख और कान से भी क्या थे, वंचित थे। लेकिन वाणी इनकी कैसी थी, मृदु, मतलब मीठी, वाणी इनकी मतलब मृदु भाषी, इनकी भाषा जो थी मृदु मतलब मीठी थी। मनस्वी और स्वभावतः संत थे, संत संत स्वभाव के थे, और बस राम सिया राम में मस्त थे। अब देखो भैया, चेचक के कारण ये रूपहीन थे, ठीक है, चेचक के कारण रूपहीन थे, लेकिन अभी आपको कड़बक के बारे में अगर पता चलेगा तो आप बोलोगे गुरुजी ऐसा मजाक उड़ाने वाले, इतने मतलब इनका सब मजाक उड़ाने वाले कह रहे रूपहीन है, कुरूप है, फिर भी इतना अच्छा व्यक्तित्व तो कैसे हो सकता है। प्यारे साथियों, आप सब लोग कड़बक का अगर भावार्थ जानते होंगे, कड़बक का अर्थ जानते होंगे, तो रियल में बता रहा हूं आपको बहुत मोटिवेशन उससे मिलेगा। अभी मैं बताता हूं। अब इनकी कृतियां, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियां तो हर बच्चे को याद होनी चाहिए, कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कृतियां देखो भाई, आप सब लोग इनकी कृतियां देखो। सबसे पहली बात तो आप देखिएगा पद्मावत है, और क्या है, अखरावट है, और क्या है भाई, आखिरी कलाम है, और क्या है, चित्ररेखा है, और भाई कहरनामा। और ध्यान देना, कहरनामा को महेरी बाईसी भी कहा जाता है, लेकिन कहरनामा ही याद रखना। मसला, मसला लिखा है ना, मसला या मसलनामा, ज्यादातर मसलनामा ही ऑप्शन में रहता है। खंडित प्रति प्राप्त है, खंडित है, पूर्ण नहीं है। इसके इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती हैं, लेकिन जितना मैं बॉक्स में किया हूं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सबको याद रखना है। आप सब लोग इसे जरूर याद रखना प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा,
कहरनामा, मसलनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जैसे बात किया जाए आप सबसे, अगर आपसे बात किया जाए तो ये पद्मावत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्मावत जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1540 में, ये ध्यान देना, इसकी रचना हुई थी किसकी? पद्मावत की। पद्मावत की। अब आप बोलोगे क्यों गुरुजी इंपॉर्टेंट है? तो पद्मावत के पहले और अंतिम अंश से ही, पहले और अंतिम अंश से ही क्या लिया गया है? कड़बक। कड़बक का जो पद लिया गया है, पद्मावत के पहले और अंतिम अंश से ही जो है क्या लिया गया है? कड़बक लिया गया है। तो अब आप सबको यहाँ पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि ये 1540 में जो रचित हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्यारे साथियों ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो जो है ठेठ अवधी भाषा में, ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया, ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला महाकाव्य है। ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला महाकाव्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? पद्मावत। पद्मावत। प्यारे साथियों आप सब लोग इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है पद्मावत। तो इनकी रचनाएं सब याद हो गई होंगी आपको, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, ठीक है, मसलनामा, और प्यारे साथियों इसे मसलनामा को मसला भी कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिएगा, लोक जीवन, लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। संभव है वह संस्कृत में भी रही हो। वह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चलती चली आई। इसे हिंदी में, ध्यान देना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप सबके एग्जाम में पूछता है। इसे हिंदी में क्या? प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य का मतलब इनको जो है प्रेम मार्गी काव्य कहते हैं। ध्यान देना, इन्हें जो है ना सूफी संत भी कहा जाता है, इन्हें जो है प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, प्रेमाख्यानक, और इन्हें प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि भी माना जाता है। आप सब लोग इस बात को ध्यान देना। अगर आपको मैं बताऊं प्यारे साथियों, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको पता होना चाहिए जो ये भक्ति काल है ना, भक्ति काल, बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे समझिएगा। भक्ति काल दो भागों में विभाजित किया गया है। आप बोलोगे गुरुजी किसमें किसमें विभाजित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, भक्ति काल जो है दो भागों में किसमें किसमें विभाजित किया गया है। तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, भक्ति काल जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? एक तो बोलोगे गुरुजी निर्गुण काव्य धारा, क्या एक होगा क्या? निर्गुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। पहला निर्गुण हो जाएगा और दूसरा सगुण काव्य धारा। अब बोलो गुरुजी इसका मतलब क्या है? अब आप सब लोग ध्यान देना, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण में जो है, निर्गुण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। निर्गुण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? आइए चर्चा करते हैं किसमें किसमें विभाजित किया गया है। निर्गुण को जो विभाजित किया गया है, एक तो प्रेमाश्रयी शाखा और एक ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा। और बोलो गुरु जी सगुण को, सगुण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक क्या? एक जो है रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा। अब बोलोगे गुरुजी क्या इनके प्रमुख कवि रहे होंगे? बिल्कुल यही बात ध्यान देना है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो थे कौन थे? कबीरदास थे। क्या? कबीरदास। प्यारे साथियों कबीरदास की बातें अभी यहाँ पे होगी नहीं क्योंकि इनका चैप्टर आगे है। आपको याद रखना है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास है। ये जो है ना ये संत काव्य है, ये संत काव्य है, ध्यान देना संत काव्य। ये जो है क्या? सूफी काव्य है, सूफी काव्य, इसीलिए इनको सूफी काव्य भी कहा जाता है, ध्यान देना। तो यहां पर ध्यान देना
ये जो है इनके प्रमुख प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर इतनी बात? चलो भाई इतनी बात क्लियर है। अब रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। अब बोलोगे कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान देना, भक्ति काल को जो है क्या, भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। यही चीजें अभी आपको मैं पढ़ा रहा था, यही चीजें मैं आपको बता रहा था। स्क्रीनशॉट करके लिख लो, काम आएगा। इसमें अलग अलग कवि को अलग अलग पढ़ा जाता है। अभी यहाँ पर चर्चा इन सब की कवि को नहीं हो किया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। आप सबको जो है मैं अलग अलग वीडियो में सभी कवि के लिए बना दूंगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी कवि की रचनाएं भी याद करा दूंगा आपके इसी यूट्यूब पर ही। आप सब लोग सर्च करना, अगली वीडियो जरूर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो है कबीरदास, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। क्या है? प्रेमाश्रयी शाखा। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है। ये इन्हें हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। यही बातें भी मैं कह रहा था, प्रेमाश्रयी नाम कहाँ से आया। इन्हें जो है क्या कहा जाता है? हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। चौपाई, दोहा आदि की कड़वक शैली में निबद्ध ये काव्य प्राय अवधि में मिलते हैं। अभी अभी मैं आपको बताया कि ये जो है कड़वक किसमें से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। और पद्मावत की रचना जो है, रहने दो, पद्मावत की रचना जो है वो क्या है, किसमें लिया गया है भाई? पद्मावत की रचना से कड़बक लिया गया। पद्मावत जो है अवधि में है, ठेठ अवधि में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गीतिमयता और कोमलता की तुलना में कथावृत्तों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और उसके साथ क्या बोला जाएगा भाई, तसुफ, सूफीगत के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबलित कर काव्य के रूप में दिए। मुल्ला दाऊद से लेकर जन कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे साथियों, आप सबको इनकी जीवनी के बारे में समझा रहा हूं। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन था आपको भी बताया, जो भी मैंने बताया ना, ये लाइन आप सबको केवल जानकारी के लिए पढ़ना है। आप सबको जहां पे क्वेश्चन बनेगा मैं अंडरलाइन करके आपको तुरंत बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को लिखिए, तुरंत लिखिए। ठीक है, बाकी जब तक इसे समझेंगे नहीं ना, ये सब समझने से क्या फायदा मिलता है? इसको समझने से सब्जेक्टिव आंसर लिखने में आराम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए स्किप नहीं कर रहा हूं। जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। जायसी की उज्जवल अमर कीर्ति का आधार है उनका महान कथा काव्य क्या है? अभी भी मैंने बताया, उनका महान कथा काव्य क्या है? पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी कौन? पद्मावती की प्रेम कथा है। आप सब लोग कुछ टाइम पहले मूवी आई थी, देखे होंगे, पद्मावती मूवी भी देखे होंगे। प्यारे साथियों, वही सेम पूरी कहानी पद्मावत रचना में लिखी गई है। उन्हीं की प्रेम कथा है। प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए। प्रेम प्रेम प्यार, प्रेम क्या है? किया थोड़ी जाता, प्रेम तो हो जाता है ना, हो जाता है। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन की इस कहानी से जुड़ जाने से कब त्रिकोण पूरा होता है? जब अलाउद्दीन, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन, खिलजी वंश के कौन से शासक थे? अलाउद्दीन। जब जुड़ जाते हैं, त्रिकोण पूरा होने लगता है। अंशतः ऐतिहासिक आभार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की सृजनात्मकता कल्पना द्वारा हुआ है। आपने जौहर प्रथा सुना होगा प्यारे साथियों, इसी मूवी में आपको देखने को मिलेगा। राजपूत स्त्रियां, राजपूत महिलाएं जो है जौहर प्रथा अपनाई थी। आप सब लोग कहानी बहुत अच्छे जानते होंगे। यहाँ पर जो है फिर से वो चर्चा करना, मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी इतना जान लेना, ध्यान दीजिएगा। जौहर प्रथा एक आग का कुंड था, उसी में अपने आप को समाहित कर दी थी। जो राजपूत स्त्रियाँ थी वो अपने दुश्मन के, यानी अपने खिलाफ सेना के
अपने खिलाफ सेना के चंगुल में ना जाने से अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को सम्मानित, अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि मैं आग के कुएं में, आग के ढेर में, आग के गोले में अपने आप को समाहित कर देना। तो वही जो है जौहर प्रथा कहलाता था। आप सबको इतिहास में ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम का पीर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये आप सबके ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। प्रेम के पीर का कवि, यानी प्रेम का पीर, पीर मतलब क्या, पीड़ा, व्यथा, भाई पीड़ा जिसको होगी वही जानता है। प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। किसको? मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। प्यारे साथियों याद रखना, प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को। मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक गढ़ आशयों वाला और महिमामय है। यह प्रेम अनुभूतिमय, रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न पात्रों को अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्म स्पर्शी वेदनामय रस है। यह और चरित्रों, उनके सुलगते दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव है जो पाठकों श्रोताओं को अपने लपेटे में ले लेते हैं। गजब की लाइन है प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट बात है, आप सब लोग ध्यान देना। इनकी जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की जो पंक्ति है, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं, गजब की बातें हैं। क्या बात लिखी जा रही है? इस प्रेमाख्यानक काव्य द्वारा विद्वेष और कला के उस यंत्रणामय कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव और साझेदारी की एक ऐसी जमीन जायसी ने तैयार की है, हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है। ध्यान देना, जायसी ने तैयार किया है जो इस सामाजिक संस्कृति की जो भूमि है। जायसी की इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राण से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से, जीवन का जीवन, विवेक का जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है। प्यारे साथियों, एक एक शब्द में अपार भंडार जो है अर्थ भरे हुए हैं। ध्यान देना, कहाँ काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसमें व्यापकता और गहराई एक साथ ला देता है। खाड़ जैसी मीठी खालिस अवधि में लिखे गए, खाड़ जैसी मीठी खालिस में लिखे अवधि काव्य में कवि की विशाल हृदयता, मार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। प्यारे साथियों, आप सब लोग ये इंपॉर्टेंट पेज बहुत जरूरी है, याद रखना। अभी मैं आगे कड़बक आपको बताता हूं, एक एक शब्द में गजब की बातें लिखी गई, गजब का मोटिवेशन मिलने वाला है। यहां प्रस्तुत दो कड़बक, अभी अभी मैं बताया कड़बक के दो भाग हैं, दो अलग अलग भाग हैं। यहां प्रस्तुत दो कड़बक अलग अलग संकलित हैं। ये पद्मावत के, ये देखो, ये एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, छाप लेना, कहां से लिया गया है? पद्मावत से। ये पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक, यानी पहला पद जो है प्रारंभिक, पद्मावत के प्रारंभिक, और दूसरा पद कहां से? अंतिम छंदों में से है। मतलब पद्मावत के जो छंद हैं वो पहले से कौन लिया गया है? पहले से पद्मावत, और अंतिम से कौन लिया गया है भाई? कड़बक का दूसरा भाग। किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड से लिए गए प्रथम कड़बक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता, कवि मतलब मलिक मोहम्मद जायसी एक अपनी विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता, मतलब जो अपना चेहरा कुरूप है, एक आंख के अंधेपन, ठीक है, को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमा मान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। मतलब प्रकृति के दिए हुए प्रसाद को स्वीकार करते हुए प्यारे साथियों, अपने आप को ये नहीं, अपने आप को ज्यादा प्रभावित अपने कुरूप यानी अपने रूपहीन चेहरे पर नहीं होने दिए। अपने वो जो है क्या किए? अपने गुणों को जो है क्या बोलते हैं उसको, बेस बनाए, अपने गुण के माध्यम से ही लोगों को प्रभावित किए। इन गुणों के ही कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकी है। इन जो है क्या, इन गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक मतलब मोहित कर देने वाला काव्य की रचना हुई है। अंत के उपसंहार खंड से लिए गए द्वितीय कड़बक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। ध्यान देना, जो द्वितीय भाग है कड़बक का, उसमें कथा सृष्टि और अपने काव्य के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। जैसे जैसे आप जानते हैं कोई घर बनता है तो ईंट में सीमेंट, मोरंग, पानी सब
मसाला मिला के एक एक ईंट को जोड़ा जाता है, वैसे ये रचना करने के लिए एक एक शब्द को अपने ब्लड जैसे लेई से, यानी अपने रक्त यानी खून जैसे लेई से एक एक शब्द को क्या की है, रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। जो गाढ़ी प्रीत, मतलब आपको पता होना चाहिए, जो जो सखा यानी जो एक जो अधिक प्रीति, अधिक जो है प्रियता के नयन जल से भिगोई गई है। मतलब प्रेम को, गाढ़ी प्रेम को जो है यानी अधिक प्रेम को जो है नयन जल मतलब आंसुओं से क्या हुआ भाई, भिगोई हुई है। अब ना वह राजा रतन सेन है, ना वह रूपवती पद्मावती रानी, मतलब ना तो अब राजा है, ना राजा रतन सेन है, ना तो अब जो है रानी पद्मावती है, ना वह बुद्धिमान सुआ, सुआ का मतलब तोता का नाम है, पद्मावती में तोते का नाम है सुआ, ना तो अब बुद्धिमान वो तोता है, और ना राघव चेतन या अलाउद्दीन ही, ना तो जो है राजा राघव राम ही, और ना तो जो है दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी ही है। इनमें कोई आज नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है। मतलब आज कोई नहीं रहा, लेकिन सिर्फ कहानी उनकी रह गई है। यानी जो है ये जब मृत होता है ना, तो शरीर का मृत होता है, शरीर, आपके व्यक्तित्व का मृत नहीं होता है। आपके ना रहने पर भी आपकी चर्चा होती है, और बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके ना रहने पर उनकी चर्चा अच्छाई के लिए हो, उनकी परिचर्चा अच्छाई के लिए हो, तो बहुत सौभाग्यशाली और उनका पूरा परिवार सौभाग्यशाली होता है जो सुनता है अपने पूर्वजों के बारे में। ठीक है, फूल झड़कर नष्ट हो फूल झड़कर नष्ट हो जाता है, पर उसकी खुशबू रह जाती है। मुरझाकर फूल जो है नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है। उसी तरीके से इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान चला जाता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व, विचार, उसके जो है उनके द्वारा जो है पूरी जिंदगी का क्रियाकलाप जो है छूट जाता है और रह जाता है। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, वहां लिखा हुआ है वह रहेगा, एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। मतलब सुगंध तरह यही छूट जाएगी। कवि कहता है एक दिन मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन यहाँ मेरी रचनाएं, यहाँ मेरा व्यक्तित्व छूट जाएगा। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उसे दो शब्दों में स्मरण करेगा, मतलब दो शब्दों में याद करेगा। स्मरण मतलब याद करेगा, दो शब्दों में मुझे बोलेगा वाह क्या बात है जयसी जी, आप तो मेरे प्रेम को जगा दिया, आपका गजब का व्यक्तित्व था। मतलब आप जो है, मतलब जैसे आज हम दोनों लोग पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे जो है कह रहे हैं हमें जो है दो शब्दों में जरूर स्मरण करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। प्यारे साथियों, अपने काव्य के प्रति जो खून से रचित है, अब खून का मतलब जो खून पसीने से, जो आत्म से, यानी जो खुद से रचित है, उससे जो है बहुत बहुमूल्य जो है काव्य की रचना किए हुए हैं। प्यारे साथियों, ये कड़बक की बेस बताई गई, कड़बक के भाग के दो की बात है ये। कड़ब और आपको मैंने इनकी जो है क्या बताया, इनकी जो है आपको मैंने बताया रचनाएं। प्यारे साथियों, रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आप सबको याद रखना है, इस बात को ध्यान देना जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रचनाएं की बात किया जाए, अभी मैंने बताया पद्मावत, और भी जल्दी जल्दी बताओ भाई, आप लोग कमेंट करो, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, और चित्ररेखा। प्यारे साथियों, याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसे याद कर लेना। अब बात आती है कड़बक की। इनके जो कड़बक है, मतलब इनका जो चैप्टर है कड़बक का, कड़बक भाग 1 और भाग 2, क्या भाग 1 और 2, इनका जो कड़बक है इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सब लोग इतनी जो है इनके जीवन मृत्यु, इनकी जीवनी, साहित्यिक परिचय, जीवन शैली और इनकी रचनाएं याद रखना। अगली वीडियो में हम लोग जो है कड़बक भाग 1 और 2 जरूर जो है पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, आप सबके जो है ध्यान देना, ट्यूसडे यानी जो है आप सबके बिल्कुल मंगलवार को जो है एक जो है ऑब्जेक्टिव सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप सब लोग जो है उसकी तैयारी में रहिए, उसकी तैयारी में रहिए। अगला चैप्टर आप सबका जो है उसने कहा था, क्या उसने कहा था, गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। अभी अभी आज बृहस्पतिवार, मतलब आज शुक्रवार,
मतलब आप लोग ध्यान देना, मंगलवार को उसने कहा था चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसकी तैयारी करिए, पूर्ण रूप से तैयारी करिए, जिसे पूरा का पूरा आप सब लोग आंसर कर सको। इसी चैनल पर शाम 6 बजे आप सबका जो है मंगलवार को लाइव होगा। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखना। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसा देना, क्लास कैसी लगी प्यारे साथियों, जरूर अपना प्यार बरसाना, और एक बार लाइक करना, सेशन शेयर करना, अपने मुटका भैया के लिए दिल बना देना। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी।